साथियों, मैं सब इंस्पेक्टर सुधीर आप सबका क्लास में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे आईटी एक्ट की, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में जो पारित हुआ और जो 2008 में उसमें प्रमुख संशोधन हुआ, उसको लेकर हमारी चर्चा हो रही थी। हमने बात की कि कोई व्यक्ति भद्दा कमेंट करता है, कोई अश्लील कमेंट करता है, उस पर किस तरह की कार्रवाई, कौन सी धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी, आईटी एक्ट के अधिनियम कौन कौन से अपराध आते हैं। अध्याय 11 को हमने डिटेल में पढ़ा पिछली क्लास में। अब मैं बात करता हूं कैसे सवाल पिछले सालों में इस एक्ट से आए हैं और कैसे सवाल बनने की संभावना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। आईटी एक्ट 2000 में यहाँ शुरुआत करता हूं एक बार रिकैप से। एक बार रिकैप आपका करवाता हूं, सारी चीज़ों को मैं रिवाइज एक तरह से आपके लिए करवाने की यहाँ कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अब आप समझें इस बात को। इसमें सबसे बड़ा संशोधन यानी 2000 की बात करी मूल एक्ट की, और संशोधन 2008 की हम बात कर चुके थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें चैप्टर 1 यानी कि अध्याय फर्स्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अध्याय 1 की धारा 1 नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताती है। अध्याय उसकी दूसरी धारा में परिभाषाओं की बात की गई है, जिन परिभाषाओं पे हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया। उसमें यदि मैं परिभाषाओं को आपके सामने एक बार और रिवाइज करवाऊं तो हमने देखा 2 में, क्योंकि ये कंप्यूटर से संबंधित बातें हैं, कंप्यूटर की परिभाषा दी गई थी, तो ये बात आप याद रख लेंगे। इसके अलावा तमाम परिभाषाओं की हमने बात करी। जिन्होंने नहीं देखी है पिछली क्लास, वो निश्चित ही पिछली क्लास देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी क्लास ये होने वाली है। अध्याय 10 की हमने बात करी कि एक अध्याय 10 आपके लिए ज़रूरी है और अध्याय 11 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अध्याय 11 बात करता है विभिन्न अपराधों के बारे में कि कौन कौन से अपराध इस धारा के अंतर्गत दंडनीय बनाए गए, और अध्याय 10 बात करता है अपील के बारे में, यानी कि किसी अपराध से संबंधित किसी व्यक्ति ने शिकायत की तो अपील कहाँ कहाँ कर सकता है, किस अधिकारी के पास कर सकता है। मैंने आपको बताया था धारा 46 में न्याय निर्णयन अधिकारी बनाया गया था। 46 के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी बनाया गया था, यानी कि कोई किसी भी प्रकार का 5 करोड़ तक का कोई भी मामला है तो वो उस अधिकारी के पास जाकर शिकायत की जा सकती है। अब वहाँ से आदेश मिलने के बाद, वहाँ निर्णय हो जाने के बाद कोई व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है, वादी संतुष्ट नहीं है न्याय से, तो वो अपील कर सकता है अगले 45 दिन के अंदर। 45 दिन में अपील होती है, इसकी बात करी थी हमने। जो विधिक प्राधिकरण, एक तरह से अपील अधिकरण की स्थापना की गई थी, उसके अंतर्गत जाकर अपील की जा सकती थी। फिर भी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो धारा 62 में मैंने आपको बताया था उच्च न्यायालय में जाकर अपील वो व्यक्ति कर सकेगा। यानी अपील अधिकरण में पहले न्याय निर्णय अधिकारी के यहाँ उसने शिकायत की, वहाँ से संतुष्ट नहीं हुआ तो 45 दिन के अंतर्गत अपील अधिकरण में गया, वहाँ से भी संतुष्ट नहीं हुआ तो अगले 60 दिन के अंदर वो उच्च न्यायालय में जाएगा। ऐसी हमने बात करी थी। तो अध्याय 10 में जो इंपॉर्टेंट धारा है मैंने आपको बताई थी, इसमें बताई थी 48, जो कि अपील अधिकरण की स्थापना की बात करता है, यानी कि एक अपील अधिकरण बनाया जाएगा। और मैंने आपको ये बात भी इसमें बताई थी कि ट्राई एक्ट जो 1997 का है, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंतर्गत जो एक अधिकरण बनाया गया था, वही अधिकरण इस अधिनियम के लिए भी काम करेगा। ये बात हमने करी थी धारा 48 में, स्थापना की बात करी थी। और धारा 51 मैंने आपकी बताई थी कि इसके जो अध्यक्ष होंगे अधिकरण के और सदस्य होंगे, इनके कार्यकाल के बारे में हमने बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा या फिर 62 वर्ष की उम्र तक, जो जल्दी पूरा हो जाए उतने दिन तक इनका कार्यकाल बना रहेगा। ये प्रमुख बातें हुई थी धारा अध्याय 10 में। एक और धारा मैंने आपको बताई थी धारा 62, जिसमें मैंने बताया था हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति अपील कर सकेगा, और अपील का दिन जो समय था वो थे 60 दिन के अंतर्गत अपील करनी पड़ेगी अपील अधिकरण से संतुष्ट ना होने की स्थिति में। इतनी बात आप नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे, वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे और इन बातों को नोट कर लेंगे। धारा 11 में हमने बात करी थी 65 से लेके 78 तक अनुच्छेदों की, यानी अपराधों के बारे में। 65 में हमने देखा कौन सा अनुच्छेद है, 65 में हमने देखा कौन से अपराध के बारे में है।
65 से लेके 78 तक, 65, 66, 67, इन सब की हमने डिटेल में बात की थी पिछली क्लास में। और फिर मैं एक बार रिवाइज करवाऊँ तो धारा 65 में कंप्यूटर से छेड़छाड़ को लेकर जो अपराध बनता है, ये बात हुई थी, कंप्यूटर से छेड़छाड़ को लेकर कोई अपराध होता है। धारा 66 में हमने बात करी थी कंप्यूटर संबंधी अपराध, ये तो छेड़छाड़ हो गया, कंप्यूटर के साथ कोई टेम्परिंग हो गई, कंप्यूटर संबंधी अपराध। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि धारा 43 में कुछ अपराध दिए गए हैं। तो धारा 43 के सारे अपराध, किसी डेटा को कॉपी करना, एक्सेस करना, डाउनलोड करना, कॉपी करना, एक्सट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें डेटा के साथ छेड़छाड़ होती है। तो धारा 43 में जितने अपराध दिए गए हैं उनके बारे में 66 में बताया था कि कौन कौन से दंड उसके लिए होने वाले हैं। 67 में हमने बात करी थी अश्लील सामग्री की, और 67 के 2 सबसेक्शन मैंने आपको बताए थे, 67A और 67B, 67B। 67B4 मैंने बताया था, B4 बॉय होता है, तो वो 67B बच्चों के बारे में, यानी किसी अश्लील सामग्री, कोई कामुकता उत्पन्न करने वाली सामग्री बच्चों से संबंधित है तो उस पर 67 के तहत कार्रवाई की जाती है। फिर मैंने धारा 70 की बात की। धारा 70 में हमने आपको बताया था कि संरक्षण प्रणाली की बात होगी, और इसमें भी A और B 2 धाराएं हैं। धारा A में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय नोडल एजेंसी बनेगी। I4C के बारे में हम साइबर सुरक्षा की क्लास में, सबसे पहली क्लास में, ये तीसरी क्लास है साइबर से संबंधित, पहली क्लास में हम पढ़ चुके थे। बी में हमने बात करी थी कि भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल बनेगा, एक तरह से इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक बनाई जाएगी। धारा 70AB की बात हो गई। तो ये प्रमुख बातें मैंने आपको इसमें बताई थी। धारा अध्याय 11 में जो 7-8 धाराएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप बिल्कुल याद रख लेंगे। 78 में एक इंपॉर्टेंट धारा आपके लिए है जिसमें मैंने बताया था कि इसमें कोई भी मुकदमा होता है, लिखा जाता है, तो उसमें इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का अधिकारी जांच करता है। और अगली बात मैंने आपको बताई थी कि 87 धारा में शक्तियों के बारे में बात की थी कि केंद्र सरकार शक्ति बना सकेगी इस अधिनियम से संबंधित। ये सारी बातें हमने करी थी। रिकैप आपका हमने पहले 5 मिनट में मैंने करवाने की कोशिश की। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सवालों की तरफ, यानी किस तरह के सवाल इस अधिनियम से बनते रहे हैं। सीधे किताब के कंटेंट पे आपको लेके चलूंगा। पिछली क्लास में 2-4 सवाल हमने देखे थे, लेकिन अब डिटेल में हम सवालों की चर्चा करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन रिपीट भी होगा जो साइबर में हमने करवाया होगा, एक बार देख लेते हैं। देखो भैया, ये अधिनियम लागू कब हुआ, तो लागू के बारे में बता चुका था। अक्टूबर में लागू हुआ था, 17 अक्टूबर को 2000 का। और जो संशोधन हुआ था 2008 वाला, उसके बारे में भी मैंने आपको गुरुओं बताया था। 2008 वाला संशोधन, इसके 10 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर को सन 2000 का मूल संविधान लागू हुआ था, और ये 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था संशोधन अधिनियम। इतनी बात हमने पढ़ ली थी और मुझे लगता है इतनी बात आपकी समझ में आई भी होगी बहुत अच्छी तरह। 17 अक्टूबर को हुआ। राष्ट्रपति KR नारायण उस समय पे थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पर हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति KR नारायण ने। ठीक है, इतनी सारी बातें। और अधिनियम 2008 वाला 27 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था। ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि क्वेश्चंस लगाने, क्योंकि हमारा एग्जाम क्वेश्चंस बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड है, बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। केवल थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा। केवल हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में थ्योरी थोड़ी पूछी जानी है। हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव थोड़ी है कि हमें लिखना है कोई जवाब, हमें तो छांटना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो ये प्रैक्टिस भी हमें करनी होगी हर एक सब्जेक्ट में। ये प्रैक्टिस हमें करनी है, थ्योरी पढ़नी है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे उतने सिलेक्शन के नज़दीक आप हो जाएंगे। इस बात को दिमाग में बिठा लो एक तरह से। जब आप बहुत सारे मॉक लगा लेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आपके लिए गेम जैसा बन जाएगा। जैसे गेम खेलते वक्त फीलिंग आती है, वो फीलिंग आपको आएगी मॉक लगाते वक्त। ऐसा होता है जब 30 से 40 मॉक जब आप लगा लेंगे, तब इस बात को समझ पाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को 27 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। वही बात देखो, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मूल विधि को बच्चे छोड़ के मत जाना, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन आएंगे कि बस बेसिक मोटी बातें भी पढ़ जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कंप्यूटर को कहाँ परिभाषित किया गया। तो अभी बताया था 2 में कंप्यूटर की परिभाषा दी गई है। तमाम परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी, तो वो आप एक बार बिल्कुल याद कर लेंगे, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो मैंने उसमें बताई। कंप्यूटर की परिभाषा क्या बताई, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक
चुंबकीय, प्रकाशीय। देखो जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भी, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक भी, प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल भी, और अन्य प्रकार की भी कोई प्रणाली है जिससे तर्क संगत यानी लॉजिकल, अर्थमेटिक और मेमोरी बेस्ड काम किए जाते हैं, तो वो सब कंप्यूटर में आएंगे। ये बात इन्होंने कही, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्हीं में से तोड़ मरोड़ के 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में सत्य नहीं है, और 3 इसमें से दे देगा, 1 कहीं और से दे देगा। तो आपके समझ में आ जाएगा। यदि आपने केवल रीडिंग मान रखी होगी, केवल मैंने जो 3 क्लास करवाई हैं वो कर रखी होंगी, तो बेसिक कोई भी क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, और मुश्किल क्वेश्चन भी बनेगा, उसे भी धाराओं तक से क्वेश्चन बनेगा, तो सारी चीजें आप करने की स्थिति में होंगे गुरु। किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने हेतु उपयोगकर्ता को करने होंगे। भाई प्रमाणित करने के लिए क्या होता है? हस्ताक्षर होते हैं, हमने बात करी थी। और मैंने आपको बताया था कि 2008 के संशोधन में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर शब्द का जहां इस्तेमाल था, अधिकतर जगह पर डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग, उसे अपडेट कर दिया गया था। एक डिजिटल हस्ताक्षर उसे करना होता है प्रमाणित करने के लिए। डिजिटल हस्ताक्षर आप समझ गए होंगे। अगला 5वां क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ जुड़ा हुआ नहीं। देखो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण से संबंधित है, तो एक तो प्राइवेट कुंजी का मतलब होता है लॉक, एक तरह से पासवर्ड एक तरह से। देखो इसमें जब आप ध्यान से देखोगे तो पब्लिक कुंजी, अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया तो फाइंड वन ऑड वाला क्वेश्चन नहीं आता रीजनिंग में, जिसमें ऑड को निकाल लेते हैं, उस हिसाब से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते। देखो ये भी प्राइवेसी से संबंधित है, ये भी प्राइवेसी से संबंधित है। पब्लिक की यानी एक पासवर्ड की बात कर रहा है, प्राइवेट की एक प्राइवेट पासवर्ड की बात कर रहा है। हैज फंक्शन जो है वो भी डेटा की प्राइवेसी से संबंधित है। हैज फंक्शन क्या होता है? किसी भी, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो को एक सॉफ्टवेयर में या एक डिवाइस में जब हम भेजते हैं, उससे हैज़ वैल्यू उसकी निकलती है। वो डिवाइस हमें हैज़ वैल्यू निकाल के दे देती है, कोई भी एक नंबर में, डिजिट में वो डेटा देती है कि ये इस वीडियो की हैज़ वैल्यू है। अब उस वीडियो के साथ कोई एडिटिंग होती है, कोई छेड़छाड़ होती है, तो वो हैज़ वैल्यू तत्काल बदलती है, और उससे हमें पता चल जाता है कि शुरुआत में ये हैज़ वैल्यू थी और लास्ट में जो वीडियो हमें मिली उसकी ये हैज़ वैल्यू है। इसका इस्तेमाल होता है कोर्ट में कि वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई बाद में, तो इस तरह से उसका प्रमाणीकरण होता है। तो देखा आपने, तीनों चीजें प्रमाणीकरण से, सिक्योरिटी से संबंधित है। केवल जो विजिट आपकी समझ में आ रहा हो, ये जो ऑप्शन है विजिट चौथा, ये अलग है। विजिट का मतलब होता है कोई बॉक्स, एक तरह से कंप्यूटर में जितने भी पॉपअप हैं, कोई बटन है, कोई बॉक्स है, उसे एक तरह से विजिट की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ये आप समझ लेंगे। 6वां क्वेश्चन आपके सामने। तो इस तरह लॉजिक आपको लगाने हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसकी इंग्लिश पढ़नी है, फिर भी समझ में नहीं आया तो ऑप्शन देखने हैं कि 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, चौथा अलग है कोई। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपको मैथ्स में भी बताता रहा हूँ, मैथ्स में कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चीज़ें जब तभी आप सीखेंगे जब आप देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि सामने वाला बंदा सिलेक्शन लेके बैठा है और कुछ चीज़ें मुझे बता रहा है, तो मैं उन पर ध्यान दे लूँ। 6वां क्वेश्चन आपके सामने, धारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किस धारा में नियंत्रक एवं अधिकारियों की नियुक्ति की बात करी गई है? तो इसकी बात मैं आपसे कर चुका था, धारा 17 में इसकी बात हुई थी। पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ये डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ेंगे। 7वें क्वेश्चन पे चलेंगे। वह कौन सा मामला है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया? यानी पहले मामले की बात कर रहा है इसमें। तो मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में मामला था, तमिलनाडु बनाम सुहास कट्टी नाम का। सुहास कट्टी नाम के व्यक्ति पर अश्लील सामग्री सोशल मीडिया पे प्रसारित करने, ट्रांसमिट करने का आरोप लगा था, जिसमें इसे दोषी करार दिया गया था। ये पहला मामला था, आप इसे ध्यान रख लेंगे। और करंट अफेयर में यदि आईटी एक्ट से संबंधित कुछ मामले हैं तो उन्हें आप पढ़ लेंगे। आप डाल देंगे गूगल पे करंट अफेयर रिलेटेड टू आईटी एक्ट, तो आपकी समझ में आ जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो या अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो, तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी हो सकता है। 8वां क्वेश्चन आप देखें, ये कह रहा है कि साइबर अपील अधिकरण, जिसकी हमने बात करी थी, एक साइबर अपील अधिकरण बनेगा। धारा 48 में हमने आपको बताया था कि साइबर अपील अधिकरण बनता है।
कि सदस्यों की नियुक्ति करते समय केंद्र सरकार किससे परामर्श लेगी। तो मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार की परामर्श लेना होता है साइबर उसके अध्यक्ष की जब नियुक्ति करी जाती है तो राष्ट्रपति से, विधि मंत्री से, महान्यायवादी से। मैंने आपको बताया था भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श उन्हें लेना होगा। अगला क्वेश्चन, साइबर अपील अधिकरण में साइबर अपील अधिकरण के आदेश से व्यथित पीड़ित व्यक्ति। देखो साइबर अपील अधिकरण से कोई आदेश मिला, साइबर अपील अधिकरण में व्यक्ति कब जाता है, पहले न्याय निर्णय अधिकारी के यहाँ शिकायत होगी, वहाँ से संतुष्ट व्यक्ति नहीं होता तो 45 दिन के अंतर्गत अपील अधिकरण में जाएगा, फिर अपील अधिकरण का आदेश आता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा। तो ये कह रहा है कि आदेश से व्यथित यानी आदेश से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। आदेश की संसूचना से कितने दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो उच्च न्यायालय के लिए हमने 60 दिन में अपील का आपको बताया था और सेक्शन 62 में मैंने आपको ये बात आज भी बताई है, कल की भी क्लास में, पिछली क्लास में भी बताई थी। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 से 78। देखो अध्याय 11 में मैंने आपको बताया था, अध्याय 11 में 65 से 78 अपराधों के बारे में बात करती है, तो ऑप्शन सी सीधे ही इस सवाल का जवाब हो जाएगा, अपराध के बारे में। 11वां क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत कंप्यूटर से छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध। अभी मैंने रिपीट भी करवाया, धारा 65 यानी कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो कोई फेरबदल करता है तो दंडनीय उसमें रहा जाएगा। इसकी बात हो गई। अगला, सारे डिस्क्रिप्शन। देखो जब भी आप क्वेश्चंस करा करें पहले आपको बिना उत्तर देखे क्वेश्चन करना है, उसके बाद सारे डिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ने हैं और पूरे डिस्क्रिप्शन में देखना कोई नई बात जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़ी, ऐसी कोई नई बात डिस्क्रिप्शन में तो नहीं है। यदि कुछ नया मिलता है तो उसे नोट करना है अपनी कॉपी में। 12वां क्वेश्चन, संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजना एक दंडनीय अपराध है, यह किस धारा में बताया। तो आक्रामक संदेश के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई व्यक्ति आक्रामक संदेश भेजता है, हालांकि यहाँ तक कि आलोचनात्मक लेख पर भी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन बाद में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का मामला 2015 में आया, जिसकी डिटेल में व्याख्या पिछली क्लास में हुई थी। श्रेया सिंघल मामले में कहा गया कि 66A असंवैधानिक है, यदि केवल आलोचना के ऊपर 66A लगा दे रहे हैं तो ये असंवैधानिक है। 66A तभी लगेगी जब कोई व्यक्ति आक्रामक संदेश भेजता है, गाली गलौज इत्यादि करता है और वो बातें आईपीसी में किसी धारा में बताई गई हैं कि ये दंडनीय है, यानी आईपीसी के अंतर्गत कोई मैसेज कोई पोस्ट आती है आईपीसी की किसी धारा के अंतर्गत, तभी उसे अपराध माना जाएगा। अदरवाइज किसी साधारण आलोचना को, सरकार की आलोचना को, विपक्ष की आलोचना को, किसी व्यक्ति की आलोचना को, किसी नेता की आलोचना को इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये अनुच्छेद की धारा 19A जो कहती है अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलेगी सभी व्यक्ति को, उसका उल्लंघन होगा। तो धारा 66A इसके बारे में बात करती है, इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे। तो इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था 2015 में। मामला आपसे पूछ ले तो श्रेया सिंघल में लिख भी देता हूं, मामला यदि पूछ ले तो श्रेया सिंघल बनाम यानी वर्सेस भारत संघ, और ये 2015 का मामला है। श्रेया सिंघल आपसे पूछा जा सकता है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने, साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी की किस धारा में दिया गया है। तो साइबर अपराध पे मैंने आपको बताया था कि सबसे खतरनाक जो धारा है इस अधिनियम की वो साइबर अपराध है, जिसमें आजीवन कारावास तक का दंड का प्रावधान है, और ये 66F में है। F फॉर फोर्स में जब आपको पढ़ा रहा था मैंने कहा था F मतलब फोर्स। अपराध आपको याद रखने हैं धारा 65 से और 78 तक। उसमें यदि साइबर आतंकवाद की बात करें तो जैसे ही आतंकवाद की बात होगी वैसे ही आपको फोर्स को याद करना है, देश की फोर्स को याद करेंगे। फोर्स F फॉर फोर्स, यानी जिस ऑप्शन में F होगा वो उत्तर होगा। आपने देखा 66F, F का मतलब फोर्स। फोर्स की कब जरूरत है, जब आतंकवादी आ जाए। तो भैया ये एक तरीका हो सकता है याद रखने का। इतनी बात आपकी समझ में आई। देश की सुरक्षा से संबंधित कोई, सुरक्षा से, संप्रभुता से, इन चीज़ों से, अखंडता से, एकता से संबंधित कोई ऑनलाइन कोई चीज़ होती है, कोई पोस्ट होती है या कोई कार्रवाई होती है, कोई वायरस इत्यादि इस्तेमाल किया जाता है तो 66F का इस्तेमाल होगा। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यथा संशोधित की किस धारा के अनुसार बाल अश्लीलता में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो बच्चों के बारे में मैंने बताया था B फॉर बॉय, तो 67B इसका उत्तर होगा। और A में केवल अश्लीलता की बात हो रही थी, कामुकता व्यक्त करने वाली साहित्य की, लेख की या किसी ऐसे मीडिया की बात हो रही थी। B में बच्चों से संबंधित था। ठीक है, 10 लाख तक का इसमें अर्थदंड होता है और 5 से 7 वर्ष का इसमें कारावास है। ये इंपॉर्टेंट बात है, 5 से 7 वर्ष का कारावास, क्योंकि
अधिकतर जो मामले हैं उनमें 3 वर्ष तक के कारावास की हमने बात करी थी, और मैंने आपको बताया था 3 वर्ष तक का दंड जिन अपराधों में है उन्हें छोटे लघु अपराध माना जाता है। 3 से 7 वालों को गंभीर अपराध माना जाता है, और 7 से ऊपर जिनमें सजा है उन्हें जघन्य अपराध माना जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये लघु अपराध नहीं, इसे गंभीर अपराध माना गया। धारा क्वेश्चन आपके सामने, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत नाजुक सूचना अवसंरचना को संरक्षित प्रणाली घोषित किया जाता है? जब आप हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ सूचना के संरक्षण की बात कर रहा है, यानी कि सिक्योरिटी की बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात कर रहा है। तो सिक्योरिटी की संरक्षा की बात करी थी मैंने आपसे धारा 70 में, और मैंने बताया था 70A 70B जिनके बारे में बात हुई थी। 70A में एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी बनेगी जो सूचना को सुरक्षित करने पर काम करेगी, और B में भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल बनेगा जो इन सब चीज़ों को सुरक्षा को लेकर काम करेगा। धारा 70 इसका सही जवाब लगा के आप आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 78 के अनुसार साइबर क्राइम से जुड़े मामले की जांच का किसे अधिकार है? भाई पुलिस निरीक्षक कर सकते हैं, ठीक है, उपाधीक्षक कर सकते हैं, अधीक्षक कर सकते हैं, महानिरीक्षक। देखो वैसे तो ये चारों ही जांच कर सकते हैं, उपरोक्त सभी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पुलिस निरीक्षक से ऊपर की रैंक का कोई भी अधिकारी जांच कर सकता है। किसे प्राप्त है? पुलिस निरीक्षक, और उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारी कोई भी कर लेंगे। तो इस हिसाब से चारों ऑप्शन सही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना चीज़ों को। हो सकता है इंग्लिश में कोई एक शब्द ऐसा दिया गया हो, ट्रांसलेशन में दिक्कत हुई हो। तो पुलिस इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक के चारों ही ऑप्शन दे रखे, तो चारों ही इसमें सही होने चाहिए थे। बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से लगाएंगे। 17वां क्वेश्चन आप देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध से किन व्यक्तियों को अभियोजित नहीं किया जाएगा? अभियोजित का मतलब किन व्यक्तियों पर IT एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारी, यानी सभी, किसी पर भी नहीं चलाया जा सकता। D इसका सही जवाब। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु केंद्र सरकार आवश्यक नियम बना सकती है? तो केंद्र के नियम बनाने की शक्ति की बात करी थी हमने धारा 87 में। साइबर अपराध में क्या शामिल है? कंप्यूटर के माध्यम से छल, ठीक बात है। कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधित अपराध, सही बात है। एकांतता किसी की भंग करना, तो ऑप्शन D चारों इसमें सही होंगे। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत किया गया? देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में हाँ जी, सूचना का अधिकार में नहीं जी, साइबर से संबंधित नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता साइबर से संबंधित, ऑप्शन A। जो हमने साइबर के लिए स्पेशल एक लॉ बनाया था वो ऑप्शन A। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 और 2008 में उसका एक बड़ा संशोधन हमने देखा था। 21वां क्वेश्चन, उस हैकर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है जो सूचना नुकसान अथवा सूचना चुराने का इरादा रखता है। हैकर के बारे में पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, 2 तरह के हैकर, एक एथिकल, नॉन एथिकल, और एक वाइट हैट और एक ब्लैक हैट। जिसके अंदर दुर्भावना है वो ब्लैक हैट हैकर है। तो ब्लैक हैट हैकर ऑप्शन 20 सवाल का सही जवाब। एक हैकर जिसका कोई आपराधिक या दुर्भावना जिसके अंदर नहीं है उसे कहा जाता है वाइट हैट हैकर। 23वां, क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया? तो धारा 2 में हमने बात करी थी, बिल्कुल बात करी थी डिवाइस की, मोबाइल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, इन सब की बात हुई थी। हाँ जी, इसे किया गया है परिभाषित धारा 2 में। सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से अश्लील एवं अशोभनीय कमेंट, हिंसात्मक लेख लिखना क्या कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था ये साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। साइबर की जो हमने क्लास करी थी पहली, उसमें ये तीसरी क्लास है, पहली क्लास में हमने इसकी चर्चा करी थी। ईमेल जारी किए जाने के स्थान का पता कैसे लगता है? तो एड्रेस से पता लगता है, किसी के स्थान का IP एड्रेस से पता चलता है कहाँ से ईमेल भेजा गया है। 26वां क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराकर निरस्त किया गया? तो श्रेया सिंघल मामला। बहुत आसान, आपकी समझ में आ गया होगा कि यदि आपने केवल रीडिंग मार रखी है, यदि आपने केवल हमारी वीडियो देखी है, उसी के दम पे आप एक एक सवाल को लगाने की स्थिति में होंगे एग्जाम में। 27वां क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या कितने से अधिक नहीं होगी? तो केंद्रीय सूचना आयोग हमने बात करी थी सूचना वाले अधिनियम में, मैंने बताया था कि 10 से ज़्यादा इसमें नहीं हो सकते। पिछली क्लासों में इसकी बात हो चुकी है। 28वां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रावधान करता है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रावधान करता है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार
होगा। ये सूचना का अधिकार अधिनियम शायद हमने भाई अभी इसकी बात चर्चा हुई नहीं, ये आया कहाँ से बीच में क्वेश्चन, आप समझ लें। ये तीसरा इसका यानी कि धारा 3 इसका सही जवाब है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। सूचना के अधिकार में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, ये गलती से इन्होंने क्वेश्चन यहाँ रख दिया। देखो किताब बनाने वाले कितने स्मार्ट हैं, आप देख रहे होंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम के क्वेश्चन इन्होंने यहाँ चिपका रखे हैं, जबकि इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के चिपकाने थे। ये क्या करते हैं, इनके पास एक्सेल सीट होगी, इन्होंने सूचना सर्च किया होगा ऊपर, सूचना प्रौद्योगिकी वहाँ से कॉपी करके बिना पढ़े पेस्ट मार दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए एक टीचर का होना, एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी होता है। देखो अगला क्वेश्चन है, वह कानून है जिसे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। फिर वही बात होगी, सूचना अधिकार अधिनियम का फिर अगला सवाल हो, इसका जवाब आप, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम भी आपके सिलेबस में है, तो इन्हें भी आप एक बार देख लेंगे, डिटेल इसकी आप पढ़ लेंगे क्या इसमें कह रहा है। आरटीआई की बात हम कर चुके हैं, बहुत पहले क्लास में हम कर चुके हैं, अब से 4-5 क्लास पहले हम शायद इसकी बात कर चुके थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुप्रयोग या विस्तार जिसके तहत किसी भी अपराध के लिए भले ही वह भारत से बाहर किया गया हो, तो हमने विस्तार की बात करी थी धारा 1 में। धारा 1 में मैंने बताया था नाम, विस्तार और लागू 3 पॉइंट दिए गए होते हैं सभी जनरल, सभी अधिनियमों के लिए। यह है धारा 1 पहला पॉइंट, अधिनियम का नाम, जैसे इस अधिनियम का नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 होगा। पॉइंट 2, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। अधिकतर अधिनियमों में संपूर्ण भारत पर विस्तार है, कुछ अधिनियमों में भारतीय नागरिकों पर विस्तार है, यानी भारत का नागरिक भारत के बाहर भी रह रहा होगा तो उस पर ये काम करेगा। ये अधिनियम की खास बात ये है कि भारत में भी लागू और भारत के बाहर भी, यानी कोई कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ विदेश से भी कर सकता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आईटी एक्ट का विस्तार भारत के बाहर भी है। तो धारा 1 के 2 में ये बात होती है नॉर्मली, और धारा 1 के तीसरे बिंदु में, तीसरे पॉइंट में ये बात लिखी जाती है कि इस अधिनियम को केंद्र सरकार अपने राजपत्र में प्रकाशित करके बताएगी कि फलाना तारीख से ये अधिनियम लागू होगा। तो ये हो गई धारा 1 की बात। धारा 2 में परिभाषाएं होती हैं, हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। 31वां क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन को परिभाषित में प्रयुक्त शब्द नहीं है, पूछ रहा है। कंप्यूटर संसाधन देखते ही आप डेटा लगा दो, कंप्यूटर लगा दो, कंप्यूटर नेटवर्क लगा दो, ये सब कंप्यूटर के संसाधन है। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब जो आदमी बैठ के कंप्यूटर चला रहा है गुरु, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑपरेटर एक व्यक्ति है, कंप्यूटर संसाधन नहीं है, वो कंप्यूटर का यूजर है। तो 31 का ए इसका सही जवाब। 32वां क्वेश्चन, पहचान की चोरी, यानी कि किसी का पासवर्ड चोरी कर लेना, किसी की ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों चोरी कर लेना, किसी का हस्ताक्षर चोरी कर लेना। पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार क्या है? सार्वजनिक सूचना तक पहुंच, व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच। ठीक है, देखो एक चीज बताओ, सार्वजनिक कोई सूचना है, सार्वजनिक मतलब वो सबके लिए सूचना है, तो ये तो आधार नहीं होगा। व्यक्तिगत जानकारी, किसी की निजी जानकारी तक पहुंच हो रही है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। सूचना तक सार्वजनिक पहुंच, ये भी नहीं है। व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच से इनकार, तो व्यक्तिगत जानकारी तक तो पहुंचना नहीं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। केवल निजी जानकारी तक कोई पहुंचता है तो ही आधार होगा कि उसने पहचान की चोरी या धोखेबाजी का इस्तेमाल करके या धोखेबाजी से किसी के निजी डेटा को, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया, कॉपी किया, डाउनलोड किया या उसमें कोई छेड़छाड़ की, तब ये बात लागू होगी। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के माध्यम से इसके तहत उल्लंघनों के कंपाउंडिंग का प्रावधान कहाँ है? मैंने अपराधों के शमन की बात करी थी। कंपाउंडिंग का मतलब एक तरह से अपराधों का शमन, यानी किसे शक्ति है कि वो अपराध को खत्म कर सकता है। तो हमने बात करी थी कि सक्षम न्यायालय को ये इसमें अधिकार दिए गए थे कि वो अपराधों का शमन कर सकता है। लेकिन 2 इसमें कैटेगरी अलग थी कि बच्चों से संबंधित अपराध है तो अपराधों का शमन नहीं होगा, और आतंकवाद, साइबर आतंकवाद है या देश की संप्रभुता से, एकता से, अखंडता से संबंधित कोई मामला है तो उसमें शमन नहीं होगा। तो इसने पूछा कि किस धारा में अपराधों के शमन की बात हुई, तो धारा 63 में अपराधों के शमन की बात हुई थी। ये आप याद रख लेंगे। हमने बात करी थी कि संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराधों के बारे में भी हमने इस अधिनियम में बात करी थी कि संज्ञेय कब होंगे, गैर संज्ञेय कब होंगे, किस अधिकारी को गिरफ्तार करने की शक्ति होंगी, कौन किसको जांच करने की शक्ति होगी, किसको तलाशी लेने की शक्ति होगी, सारी बातें कर ली हैं। और बहुत बेसिक से बहुत अच्छी तरह मैंने आपको बताया पिछली क्लास में ये सब।
अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 13 में परिभाषित परक्राम में लिखित पर लागू नहीं होता। मैंने बताया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की अनुसूचियों में मैंने आपको ये बात बताई थी कि 5 अधिनियम दिए गए हैं जहां पर ये लागू नहीं होता। उनमें से एक ये आपके सामने लिखा है परक्राम में लिखित अधिनियम 1861, तो इस पर ये नहीं होता लागू। और एक चेक के मामले में, एक चेक के अतिरिक्त इस अधिनियम में लिखा गया है, चेक के अतिरिक्त बाकी मामलों में लागू नहीं होता। आपको बहुत ज्यादा पारक्रम में लिखित अधिनियम को नहीं पढ़ना, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 1881 का अधिनियम है। पूछ लेगा परक्राम में लिखित अधिनियम किस साल आया था, क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन सिलेबस से इसका कनेक्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान आप रखेंगे। धारा 13 में परिभाषित किया गया कि एक चेक के अतिरिक्त पारक्रम में लिखित पर लागू नहीं होता। सूचना प्रौद्योगिकी IT एक्ट 2000 में ये बात हुई। 35वां क्वेश्चन भाई, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर सिस्टम के रूप में शामिल एक उपकरण नहीं है। देखो, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कैलकुलेटर को कंप्यूटर सिस्टम मानेंगे? भाई नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन कर रहा है, डेटा का आदान प्रदान कैलकुलेटर से बाहर कहीं नहीं हो रहा। लेकिन माइक्रोफोन है, वो भी डेटा का आदान प्रदान कर रहा है। माइक्रोफोन आपने लगा रखा है कान में या कहीं, आपने उसे इनपुट दिया, दूसरी जगह कहीं आउटपुट आया, तो ये कंप्यूटर फोन में आएगा। डिजिटल कैमरे में भी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग मेमोरी सारी चीज़ें हैं। जॉयस्टिक एक आपने देखा हो, गेम जो बच्चे खेलते हैं, ये गियर जैसा होता है जिससे गाड़ी को इधर उधर चलाया जाता है, जैसे जॉयस्टिक गेम में इस्तेमाल होता है, यानी वो इनपुट का काम कर रहा है, एक तरह से इनपुट देने का काम कर रहा है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम में रहेगा। ये बात आपकी समझ में आई। अगला 36वां क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 के तहत अपराध के लिए दंडनीय, धारा 65 की हमने बात करी थी, कंप्यूटर से कोई छेड़छाड़ करता है तो ये छोटे अपराध में आएगा। 3 साल से कम की इसमें बात होगी, तो 3 साल तक की केवल एक ऑप्शन में दे रखी थी, बात खत्म हो जाती है, ऑप्शन ए लगा देते हैं। 37वां क्वेश्चन, देखो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर से संबंधित जितने भी अपराध हैं उनमें जो बड़े अपराध हैं वो या तो बच्चों से संबंधित कोई सामग्री अश्लील, वो गंभीर अपराधों में चला गया, और साइबर आतंकवाद का मामला है तो वो जघन्य अपराध की श्रेणी में चला गया, यानी 7 साल से ऊपर आजीवन कारावास तक की बात होगी। तो 2 कैटेगरी हैं केवल जिसमें 3 साल से ऊपर जाएगा, बच्चों से संबंधित या आतंकवाद से संबंधित, बाकी सब नीचे कैटेगरी में रहेगा 3 वर्ष तक की में। ये मोटी मोटी बातें आपको याद रहेंगी, तो आप क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। गुरु 37वां क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधन IT संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया। पेश पूछ रहा है, देखो पारित पूछ लेता तो 2009 इसका जवाब होता, संशोधन 2008 में किया गया था। ठीक है, पूछ लेता कि संशोधन पारित कब हुआ था, 2009 हो जाता जवाब। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी का प्रावधान करता है। तो मैंने बताया था 70 में सुरक्षा की बात होगी सूचना की, 70A में नोडल एजेंसी की बात करेगा और 70B में भारतीय राष्ट्रीय आपात मोचन दल बात करेगा, भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल की बात करेगा 70B में, और इसका 70A जवाब है। 70B में बात करेगा कंप्यूटर, लिख देता हूं भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल, इंग्लिश में भी आ जाएगा लिखा हुआ इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसकी अंग्रेजी होगी तो ICERT भी लिख देगा। ICERT की फुल फॉर्म क्या है, और इम्पोर्टेंट भी, ICERT ने एक वेबसाइट भी है, पोर्टल भी है, इसलिए जरूरी भी है ये आपके लिए। ये आप समझ गए भैया, आगे हम बढ़ाएंगे अपनी बात को। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद की सजा क्या है, तो उम्र कैद तक की इसमें बात हमने करी थी, ऑप्शन बी। एक सुविधा जहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट तक की पहुंच पेश की जाए, तो इसकी बात कर चुके हैं हम। साइबर कैफ़े की हमने बात करी थी, एक ऐसी जगह होती है जहां जन सामान्य को इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करी जाती है, तो बी इसका सही जवाब लगा के आगे बढ़े। सूचना प्रौद्योगिकी, कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद से नीचे ना हो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी जांच की अपराध की जांच कर सकता है। देखो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो मूल आपका एक्ट था, मूल अधिनियम में तो ये बात DSP रैंक पे हो रही थी, ठीक है, मूल अधिनियम में DSP रैंक पे ये बात हुई थी, लेकिन जब ये इसमें अमेंडमेंट हुआ 2008 में तो इंस्पेक्टर साहब को एक पावर दे दी गई, या तो इंस्पेक्टर साहब जांच कर सकते हैं या इनसे ऊपर के
कोई भी अधिकारी, इसकी बात हम कर ही चुके हैं। 42वां क्वेश्चन है सूचना, हो सकता है देखो अब जो नया इसमें अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट की जो बात हो रही है, तो हो सकता है सब इंस्पेक्टर को जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी जांच करने की पावर दे दी जाए, क्योंकि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं साइबर अपराध के, और जांच करने वाले लोगों की कमी है, इसलिए सब इंस्पेक्टर को दी जा सकती है ताकि जांच में ह्यूमन रिसोर्स की कमी ना पड़े। 42वां क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिकल्पित ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस मतलब ई शासन, इलेक्ट्रॉनिक शासन को अपनाया गया है। ये किस तरह अपनाया गया? एक समांतर दृष्टिकोण है, एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, एक परिवर्तित दृष्टिकोण है, या एक कार्यात्मक तुल्यता दृष्टिकोण है। यानी कि कार्य को बड़ा अच्छा करने के लिए हमने ये लागू किया था ई गवर्नेंस, इसीलिए तो भाई ई गवर्नेंस दृष्टिकोण अपनाया गया कि कार्य की शैली को हम बढ़ा सकें। ई गवर्नेंस शासन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी लागू किया, यानी बहुत सारे पोर्टल बनाए जहाँ पर शिकायत की जा सकती है, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी बनाई जहाँ से सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो ई शासन को बढ़ावा दिया, कार्यात्मक तुल्यता दृष्टिकोण, क्योंकि हिंदी में है इसलिए टफ आपको लग रहा है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो आपको आसान लगता। जिन्हें इंग्लिश आती है, जिन्हें नहीं आती उन्हें तो हिंदी पे ही जाना है भाई। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था। भाई ये तैयार किया गया था, मैंने आपको बताया था यूनिसेट्रल मॉडल कानून के आधार पर, जो यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो आदर्श विधि थी ई व्यापार को लेके, उसको लेके हमने बात करी थी कि उसने कहा कि भाई सब जितने भी हमारे सदस्य देश हैं वो ऐसी कानून बनाएंगे, ऐसी विधि बनाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक, एक तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, ई कॉमर्स को बढ़ावा दे, सुरक्षा दे और प्रोत्साहन दे। ये सारी बात होगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, डिटेल में आप पढ़ लेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। क्या ये बात सही है? दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला नहीं माना जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक रूप में तो उसे भी वैध माना जाएगा, तो ये बात सही है, इसमें नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन बी सी भी गलत हुआ। तो ऑप्शन ए को हम कह सकते हैं कि ये सही है। ये हुई इलिमिनेशन टेक्निक, ऑप्शन को इलिमिनेट करके हमने उत्तर लगाया। तो अभी ये ऑप्शन यहाँ दिए गए, केवल ए सही है, केवल सी, केवल बी, ये सभी, तो केवल ए सही होगा। 45वां क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन को लेकर? 67 मैंने बताई थी, 67A और 67B बच्चों से संबंधित आ जाए तो 67B कामुकता वाली, केवल बच्चों की बात ना हो तो 67A। यहाँ 67 में बात की गई है अश्लील सामग्री की। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार, एक व्यक्ति की बात कर रहा है भाई, एक व्यक्ति को नहीं, सरकार को ये अधिकार प्राप्त है, तो ये असत्य हो गया। सरकार को ई गवर्नेंस का चयन करने का विवेकाधिकार प्राप्त है, सही बात है। किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं, जोर देने का अधिकार केवल सरकार को है, किसी को भी ई गवर्नेंस पर, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन 2 और 3। अब आप देख रहे होंगे कि जो आपको मूल विधि के नाम से डराया जा रहा है, कैसे कैसे सवाल पिछले सालों में पूछे गए हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपकी समझ में आ रही होंगी चीज़ें। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी इकाई द्वारा दावा किए गए डाटा के गुण न्याय की सत्यता की पुष्टि करता है? मैंने बताया था किसी भी डेटा को प्रमाणित करने के लिए हस्ताक्षर की बात होती है और हस्ताक्षर का काम होता है डेटा को प्रमाणित करना, तो उसे प्रमाणित किया गया है, डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं, तो काम हो जाएगा। ऑप्शन है इसका सही जवाब। 48। सूचना प्रौद्योगिकी के पिता में बात कर चुके हैं, नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोटेक के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन रिपीट हुए, कुछ पिछली क्लास में करवाए थे। इथिकल हैकिंग के रूप में पहचानने के लिए निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? क्षति होनी चाहिए, इथिकल, नॉन इथिकल। इथिकल मैंने आपको बताया था जो कानूनी हैकिंग है, जो सुरक्षा बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर में कोई एरर आ रही है आपके, उसे हटाने के लिए कोई अनुमति से यदि काम करता है तो वो इथिकल हैकिंग मानी जाती है। नॉन इथिकल जो क्षति करने के लिए करता है, तो ये इथिकल में क्षति नहीं होती, ये बात गलत है। शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक क्षति नहीं होनी चाहिए, ये भी सही बात है, ठीक है। इससे प्रभावित लोगों द्वारा इसे सुरक्षित माना जाना चाहिए, यानी बी और सी सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में साइबर अपराधों के बारे में
जागरूकता फैलाने के लिए ट्विटर अकाउंट की मैं बात कर चुका था। साइबर दोस्त ट्विटर अकाउंट था, जो कि ट्विटर का नया नाम अब एक्स है। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो मुझे लग रहा है कि लगभग हमने 37-38 मिनट में ये बातें कर ली, हमने क्वेश्चन कर लिए। पिछली क्लासों में भाई मैंने साइबर अपराध की एक क्लास ली, जिसमें साइबर अपराध को डिटेल में समझाया। फिर हमने अधिनियम की बात करी, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट अधिनियम था, तो एक क्लास में हमने केवल अधिनियम की, 2000 वाले मूल अधिनियम की और 2008 के संशोधन की चर्चा की। अब ये तीसरी क्लास थी जिसमें मैंने क्वेश्चन आपको करवाया और एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप आपको करवाया। तीनों क्लास आप कर लेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में है, साइबर अपराध भी आपके सिलेबस में है। चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, दोनों के सिलेबस में साइबर अपराध है। तो ये क्लास दोनों के लिए ज़रूरी होगी। और अब अंत में यदि आप आए हैं वीडियो के, तो आप अब इतना काम जरूर करेंगे कि वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट अपना लिखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने भाइयों के साथ। और हाइप का भी ऑप्शन अब तो खुल गया है, वीडियो को हाइप भी आप कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नीचे आप देखेंगे तो हाइप भी कर देंगे। सारे काम इतने तो आपसे मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। इतना शानदार डेटा मैं आपके लिए, इतना शानदार कलेक्शन लेके आता हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी बचे ना, और कितने अच्छे तरीके से ट्रिकी अप्रोच से मैं आपको याद करवाता हूँ। बाकी टीचर्स का आप देख रहे होंगे तो एक एक धारा, वो एक एक शब्द आपको लिखवा के चले जा रहे हैं। वैसा हमारा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चीज़ें याद भी रखनी है बच्चे को। तो याद रखने के लिए कैसे टेक्निक इस्तेमाल होगी, कैसे वो थोड़ी लिंक करेगा चीज़ों को दिमाग में, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं जिस तरह मैं चीज़ों को याद किया करता था, वो सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप अब थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से, लाइक करें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों से, अपने दोस्तों से करवा लो, ठीक है। और मैं लेके आता रहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एक ठीक ठाक ऑडियंस है हमारे पास, सब्सक्राइब बेस एक अच्छा है, तभी मन करता है कि मैं भी कुछ और अच्छी चीज़ें लेके बच्चों के लिए आऊँ, ठीक है। तो ऐसी कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें, लाइक कर दें, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।